ठीक है। अच्छा, जहां तक ताल्लुक है दूसरे सवाल का, व्हाट इज हैपनिंग इन दूसरा सवाल, इस अंडर रूट एक्स को बेहतर है कि ऐसे लिख लिया जाए, एक्स इज ग्रेटर देन 0, इसकी इस वक्त कोई खास सिग्निफिकेंस नहीं है, ठीक है। लेट मी टेल यू दिस इज एक्स की पावर 1/2 प्लस एक्स की पावर ऊपर जाकर क्या हो जाएगा -1/2 और साथ में क्या, साथ में dx। इसकी जब आप इंटीग्रेशन करेंगे तो x की पावर 1/2 प्लस 1 होल डिवाइड बाय 1/2 प्लस 1 होगा, फिर प्लस x की पावर क्या -1/2 प्लस 1 होगा पावर में, और नीचे भी क्या होगा -1/2 प्लस 1 होगा, ठीक है। अच्छा, खैर इसको आप सिंप्लीफाई अलजेब्रा में कैसे करते हैं वो आपको पता होना चाहिए। लेट मी टेल यू, पहला वाला जवाब आएगा x की पावर 3/2 होल डिवाइड बाय 3/2, फिर प्लस क्या है एंड पे, यस एंड पे बिल्कुल एग्जैक्टली बिल्कुल सही, एंड पे प्लस सी भी लिखना पड़ेगा, एंड पे प्लस सी भी लिखना पड़ेगा। थोड़ा सा साइज और बड़ा कर देता हूँ, चल। अच्छा जी, सो यू नो एंड पे प्लस सी भी है यहाँ पे, फिर ये जो आगे बनता है, आगे बनता है प्लस एक्स की पावर क्या -1/2 प्लस 1/2, इट इज 1/2 होल डिवाइड बाय 1/2, एंड पे प्लस सी भी लगा दीजिए, ठीक है। इसी तरह सारे के सारों को करना है। इसमें पहले x को इससे मल्टीप्लाई कर दीजिए, फिर x को इससे मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये पहला क्या हो जाएगा, इट विल बिकम x की पावर 3/2 प्लस x इंटू dx। अब आप इसको इंटीग्रेट कर लीजिए भाई, नीचे में पावर रूल लगा दीजिए, पावर में आई थिंक मुझे उम्मीद है कि इसमें किसी को प्रॉब्लम नहीं होगा। हाँ, अगर पार्ट 4 में है तो पार्ट 4 में पहले एक्सपेंशन कर लीजिए। पहले इसको एक्सपेंशन कैसे करेंगे आप, a का स्क्वायर, पहले क्या करेंगे a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, a का स्क्वायर हो गया x प्लस 2ab हो गया 2√x प्लस b का स्क्वायर हो गया 1, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab करके अब इसको इंटीग्रेट कर लीजिए। बच्चों कोई ऐसा सवाल बताइए जिसमें बहुत ज्यादा परेशानी हुई हो, वो कराना चाहता हूँ, सारे सवाल नहीं कराऊंगा। इसी तरह पहले इसकी ब्रैकेट ओपन कर लीजिए, ब्रैकेट ओपन करने के बाद a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर करने के बाद फिर अलग अलग कर लीजिए, ठीक है। एक्सटेंडेड पावर रूल नहीं इस्तेमाल कर सकते, वो तब इस्तेमाल करेंगे, देखिए आपने सही सवाल पूछा है, आपने कहा सर इस पर्टिकुलर एग्जांपल में एक्सटेंडेड पावर रूल नहीं इस्तेमाल कर सकते। देखिए आप क्या करेंगे, आप पावर में 1 का इजाफा करके न्यू पावर से डिवाइड कर लेंगे। ये जो एक्सटेंडेड पावर रूल का सीन है वो ज्यादा बेहतर है कि कब इस्तेमाल करें, जब इंटरनल फंक्शन का अब इस इंटरनल फंक्शन के डेरिवेटिव आप क्या निकालेंगे, प्लीज बताइए। अच्छा एक काम करते हैं, नोट्स वाली कॉपी में जाएं प्लीज आपके सब। I've got your question, बहुत जबरदस्त किस्म का सवाल है, यहाँ से आगे A2 का सवाल A2 स्टार्ट होती है। एक बच्चे ने पूछा कि सर क्या इस क्वेश्चन नंबर 5 के लिए हम ये नहीं कर सकते थे, √x प्लस 1 इसकी होल पावर 2 प्लस 1 इज 3 होल डिवाइड बाय 2 प्लस 1 इज 3, फिर इनटू इंटरनल फंक्शन का डेरिवेटिव जो भी है उससे डिवाइड कर दें। व्हाट इज इंटरनल फंक्शन का डेरिवेटिव, पावर पहले, पावर में से 1 माइनस, ये इंटरनल फंक्शन का डेरिवेटिव था ना, तो इस पूरे से आप डिवाइड करेंगे। काटा मारो जी इसके ऊपर जी। नोट्स वाली कॉपी में जाएंगे प्लीज सबके साथ, नोट्स वाली कॉपी खोलेंगे और नोट्स वाली कॉपी में जाकर एक नोट लिखेंगे। ये जो आपको मैंने एक्सटेंडेड पावर रूल ऑफ इंटीग्रेशन है, इट अप्लाइज ओनली व्हेन व्हाट, it applies only when the derivative of internal function is just a number। क्या लिखना है जी, क्या लिखा है मैंने, आपने अपनी नोट्स की कॉपी में जहां पे आप रूल्स लिख रहे थे, जहां पे आपने एक्सटेंडेड क्या था वो एक्सटेंडेड पावर रूल लिखा था, वहां जाके लिखिए दी एक्सटेंडेड पावर रूल of integration applies only when the derivative of what, when the derivative of internal function is just a number। अलजेब्रा में अगर कोई उसका, अगर किसी इंटरनल फंक्शन का डेरिवेटिव कोई अलजेब्रा टाइप होता है तो उससे डिवाइड करना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा,
उससे देखें ना यहाँ पे इंटरनल फंक्शन का डेरिवेटिव वाज हाफ हाफ इनटू एक्स। अजीब मुश्किल नहीं है, हो जाएगा, लेकिन हम करेंगे नहीं। मतलब क्या इस बात का कि सर जैसा ये है तो यहाँ होल स्क्वायर है ना यार, होल स्क्वायर को एक्सपेंड करना कितना मुश्किल काम है, कोई मुश्किल काम नहीं। ए का स्क्वायर ए हो गया प्लस 2ab ये आ गया प्लस बी स्क्वायर ये 1 हो गया। आई थिंक ये आराम से एक्सपैंड होता है, पावर 2 तो आराम से एक्सपैंड होती है। किसको मसला है? आई थिंक जो मैं आपको समझाना चाह रहा हूं आपको बात समझ आ गई होगी कि भाई क्या करना है, इंटरनल फंक्शन का जो डेरिवेटिव अगर तो नंबर हो फिर तो डिवाइड कर लेना। अगर लास्ट लाइन क्या लिखी है, द एक्सटेंडेड पावर रूल ऑफ इंटीग्रेशन applies only when the derivative of internal function is just a number। जस्ट अ नंबर का मतलब क्या है? जस्ट अ नंबर का मतलब ये है, इस वाले सवाल में आप कर सकते हैं, इस वाले सवाल में ये जो आपका ये क्वेश्चन नंबर 4 है इसमें एक्सटेंडेड पावर रूल अप्लाई होता है। क्यों? क्यों भाई? बिकॉज इंटरनल फंक्शन का डेरिवेटिव इज 2, इज जस्ट अ नंबर, तो नंबर से डिवाइड करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पे इंटरनल फंक्शन के जो क्वेश्चन नंबर 5 है, क्वेश्चन नंबर 6 है, इन दोनों में इंटरनल फंक्शन का डेरिवेटिव इज नॉट जस्ट अ नंबर। यहाँ पे इंटरनल फंक्शन का डेरिवेटिव is not just a number. So if it is not just a number, then what? If it is not just a number, then I don't think कि मैं इसके ऊपर ये extended power rule लगाऊंगा। मेरे पास आसान बात है, होल स्क्वायर को एक्सपैंड करना ओ लेवल्स में मैंने सीखा हुआ है, होल स्क्वायर को ओ लेवल्स में भी एक्सपैंड करना हमने सीखा हुआ है। तो एक्सपैंड करके अलग अलग टर्म को कर लेता हूँ, कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 को कैसे एक्सपैंड करेंगे? ए का स्क्वायर वो आ जाएगा एक्स, फिर -2ab, 2a और b आपस में कट जाएंगे तो 2 × 1 आ जाएगा, प्लस b का स्क्वायर वो आ जाएगा 1/x। लो जी, a स्क्वायर -2ab प्लस b स्क्वायर, इस तरह की चीज बनेगी। इसको कर लो, इंटीग्रेशन हो जाएगी आराम से। किसी को मसला है भाई? इसको एक्सपैंड कर लोगे ना, होल स्क्वायर एक्सपैंड करना कोई रॉकेट साइंस तो नहीं है, उसके बाद उसको फिर एक्सपैंड भी इंटीग्रेट भी कर लेना। ठीक है, जहां तक ताल्लुक है इस क्वेश्चन नंबर 7 का, इसमें क्या करना है, इसके लिए पहले 3x को √x से अलग डिवाइड कर लो, फिर 2 को √x के साथ अलग से डिवाइड कर लो। ये क्या बनेगा? 3x की पावर ऊपर 1 है, नीचे से -1/2 आ जाएगी, प्लस 2x की पावर ऊपर जाकर -1/2 हो जाएगी, ये होगा 3x की पावर -1/2 प्लस 2x की पावर -1/2। अब करो इसको क्या, अब करो इसको इंटीग्रेट, तो पहले वाले की अलग होगी, दूसरे वाले की अलग होगी। 3x की पावर -1/2 प्लस 1 होल डिवाइड बाय -1/2 प्लस 1 प्लस 2x की पावर -1/2 प्लस 1 होल डिवाइड बाय -1/2 प्लस 1 और फिर एंड पे क्या, एंड पे c। ठीक है, किसी को मसला तो हाथ खड़ा करें। बच्चों हो जाएगा ना यहां से आगे? पहले जो समझा रहा हूं इसको फॉलो कर लो, अब्दुल मोइस पहले इसको फॉलो कर लो। आपने क्या पूछा क्वेश्चन 3 में क्या करेंगे? 3 में पावर रूल, 3 में पावर रूल कहां से आ गया भाई? ब्रैकेट से, पहले ब्रैकेट्स को एक्सपैंड करना नहीं पसंद करोगे अब्दुल मोइस? पहले ब्रैकेट, क्वेश्चन नंबर 3 में पहले ब्रैकेट्स को ना एक्सपैंड करें, एक्सपैंड करके सॉल्व करेंगे ना। मुझे लगता है आप लोगों ने किया नहीं है अब्दुल मोइस साहब, मुझे लगता है आप ये बिल्कुल पहली दफा सवाल देख रहे हैं, आपने किया नहीं है, सॉल्व किया नहीं है। ये फिर एक ऐसा सवाल पूछ रहा आप मुझसे। चलो खैर, बहरहाल इसी तरह अगर आप ये क्वेश्चन नंबर 9 और 10 पे जाएंगे तो क्वेश्चन 9 और 10 में भी क्या करना पड़ेगा? फर्स्ट एक्सपैंड करना पड़ेगा। बिल्कुल ऑलमोस्ट एक जैसे सवालात हैं, इनको फर्स्ट एक्सपैंड करना पड़ेगा, एक्सपैंड करके फिर नीचे वाले डिनोमिनेटर से अलग अलग डिवाइड करना पड़ेगा। ठीक है, तब जाकर सवालात सॉल्व होंगे। हो जाएगा 9 और 10 हो जाएगा या कराऊं बच्चों? 9 और 10 हो जाएगा या कराऊं?
हो जाएगा, ओके। ऊपर वाले को एक्सपैंड करें, फिर हर टर्म को अंडर रूट थीटा से डिवाइड करें, ये ऊपर वाले को एक्सपैंड करें, हर टर्म को अंडर रूट एक्स से डिवाइड करें, तो सवाल जवाब आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या करेंगे? 9 में भी पहले एक्सपैंड करना पड़ेगा। सॉरी, ये कौन है? क्वेश्चन नंबर 9 नहीं है, क्वेश्चन नंबर 11 है। 11 में भी पहले क्या करना पड़ेगा? एक्सपैंड करना पड़ेगा। 11 में भी पहले एक्सपैंड करना पड़ेगा। जहां तक 10 का ताल्लुक है, क्वेश्चन नंबर 10 छोड़ दीजिए बेटा, ये गलती हो गई है। इसको किधर होना चाहिए? इसको, ये A2 का सवाल है। क्वेश्चन नंबर 12 जो है वो A2 का सवाल है। इसकी एक्सपेंशन नहीं हो सकती ना। क्यों नहीं हो सकती? x इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1 की होल पावर 1/2। आपने होल पावर 1/2 के भी क्या बोलते हैं वो किए, होल पावर 1/2 हमने कहीं किए एक्सपैंड? मेरा नहीं ख्याल हमने होल पावर 1/2 एक्सपैंड किए। ये A2 में देखेंगे, इसको A2 में देखेंगे प्लीज, ठीक है। किसी को मसला तो हाथ खड़ा करें, मैं इसकी आंसर की भी आपको भिजवा दूंगा। 2 सेकंड रुक जाइए। फॉरवर्ड, अस्सलाम वालेकुम सर, इसकी जरा प्लीज आंसर की भी भिजवा दें, थैंक यू वेरी मच। और आखिरी जो सवाल है पार्ट 12 इज आउट ऑफ सिलेबस, वो A2 का सवाल है, उसको छोड़ दीजिएगा। 11 पार्ट्स तक की आंसर की भिजवा दीजिएगा, थैंक यू जी भाई। आई थिंक यार, ये मैं आपको, ये सिंपल से सवाल है, जबरा है, थोड़ी एक्सपेंशन आनी चाहिए, बाकी इंटीग्रेशन आपको आती है। मुझे लगता है मुझे स्ट्रेट अवे जाना चाहिए, कहाँ पे मुझे जाना चाहिए आपके, वो क्या बोलते हैं, एप्लीकेशंस की तरफ। एप्लीकेशन स्टार्ट करते हैं यार। एप्लीकेशंस को स्टार्ट करेंगे भैया जी। दिस इज AS लेवल्स। AS लेवल पे हम क्या पढ़ रहे हैं? हम यहाँ पे मैथ्स पढ़ रहे हैं, मैथ्स में P1 पढ़ रहे हैं। P1 में क्या कर रहे हैं? सर लाइट चली गई है, बैरियम, आई कांट यूज डेटा फॉर मच लॉन्गर। मैं क्या कह सकता हूँ, किधर चली गई है बेटा? लाइट तो सुबह से ठीक चल रही है, लाइट तो सुबह से ठीक चल रही है। फिर 7 में मसला चल रहा है, चलो अल्लाह खैर करेगा। यूसुफ आप किस फेज में? यूसुफ साहब किस फेज में? आप लेक्चर रिकॉर्ड हो रहा है ना फेज 3 में? चलो अल्लाह करे यहाँ बिजली नहीं जाए, लेक्चर रिकॉर्ड करते रहना। मीनवाइल अगर किसी का कोई मसला हो गया तो उसको मिल जाएगा। इधर देखिए जी, ये देखो भैया, आगे चलते हैं, टॉपिक अभी स्टार्ट करते हैं। हमारा क्या चल रहा है मैथ्स में? P1, और P1 में हम कैलकुलस कर रहे हैं। और कैलकुलस में यू नो क्या चल रहा है? इंटीग्रेशन। और इंटीग्रेशन में क्या चल रहा है जी? सर जी, इंटीग्रेशन में हमारा जो टॉपिक है, इस टॉपिक का नाम क्या है? एप्लीकेशंस। आज हम क्या पढ़ेंगे? आज हम पढ़ेंगे एप्लीकेशंस ऑफ इंटीग्रेशन। ओके, एप्लीकेशंस ऑफ इंटीग्रेशन आज मैंने आपको पढ़ाना है। तो देखते हैं जनाब, देखते हैं क्या इसकी एप्लीकेशंस हैं, क्या नहीं है। सबसे पहली एप्लीकेशन, आई थिंक हमारी जो पिछली डिफरेंशिएशन वाली वर्कशीट थी, पिछली जो डिफरेंशिएशन की वर्कशीट थी, उसमें एक प्रॉब्लम था। प्रॉब्लम क्या था? एक आखिरी सवाल था, बिल्कुल आखिरी वाला सवाल, जिसमें सवाल में dy/dx गिवन था। क्या गिवन था भाई? उस सवाल में dy/dx गिवन था। याद आ रहा है? मतलब क्या सीन चल रहा था? dy/dx गिवन था। जब dy/dx गिवन था तो सीन क्या हुआ? उसने कहा जी इक्वेशन ऑफ द कर्व निकालो। तो आई बिलीव हमारी जो सबसे पहली एप्लीकेशन है, देखिए जनाब, एप्लीकेशन नंबर 1, उसी सवाल से मैं अपनी एप्लीकेशन स्टार्ट करूंगा। जैसे ओ लेवल्स के बच्चों को कहा जाता है फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन, आपको कहा जाएगा फाइंड द इक्वेशन ऑफ द कर्व। पता नहीं क्या नोट यहाँ आ रहा है, प्लीज अनसेलेक्ट ड्रॉ, किधर से सेलेक्ट किया मैंने? स्टार्ट रीड अलाउड, अनसेलेक्ट ड्रॉ।
बटन पता नहीं मेरे से दब। बच्चों आपकी स्क्रीन के ऊपर भी कुछ लिखा है, ये लिखा है कि रीड अलाउड इज नॉट अवेलेबल व्हेन ड्रॉ इज सिलेक्टेड। नहीं आ रहा, मैंने कौन सा बटन दबा दिया यार, अनसिलेक्टेड ड्रॉ, अंडू 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 कर दो, चलो जान दो, गुजारा चलो। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द find the equation of the curve, find the equation of the curve। अच्छा, find the equation of the curve। सुनो भाई, ओ लेवल्स के बच्चे को सबसे पहले पढ़ाया जाता है फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन। मुझे बात बताइए, जब एक लाइन की इक्वेशन निकालनी होती है तो उसको क्या पता चलना चाहिए, क्या पता होना चाहिए? अगर इक्वेशन ऑफ द लाइन निकालनी हो तो क्या पता होना चाहिए? ओ लेवल्स में या तो ग्रेडियंट पता होना चाहिए, ओ लेवल्स की बात कर रहा हूं, इक्वेशन ऑफ द लाइन, कर्व की बात नहीं कर रहा, कर्व तो मैं भी पढ़ा रहा हूं। अगर इक्वेशन ऑफ द लाइन का सवाल होता तो या तो हम कहते हैं सर y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी कर लें, m पता हो और c पता हो, या फिर सर एक m पता हो, ग्रेडियंट पता हो और एक आधा पॉइंट पता हो तो y माइनस फाइव वन इज इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस एक्स वन कर लें। लेट मी टेल यू बेटा, मैं भी इक्वेशन ऑफ द लाइन की बात नहीं कर रहा, लाइन इक्वेशन ऑफ द कर्व की बात कर रहा हूं, तो मुझे आइडिया चेंज करना पड़ेगा। मुझे आइडिया क्या चेंज करना पड़ेगा? दो चीजें गिवन होनी चाहिए। गिवन क्या? फाइंड द इक्वेशन ऑफ द कर्व, गिवन dy by dx and a point x comma y on the curve। हेलो जी, यहां पे आपको अगर कर्व के ऊपर एक पॉइंट पता हो और आपको कर्व का dy by dx पता हो। अच्छा वैसे मैं एक बात बताएं, इस पॉइंट का x कोऑर्डिनेट को यहां पुट कर दूं और ग्रेडियंट निकाल लूं और y माइनस वाई वन इज इक्वल टू एम इंटू एक्स माइनस एक्स वन कर लूं तो क्या पता चलेगा? अगर मैं मतलब इस पॉइंट के x को उठाकर यहां पुट कर लूं dy by dx के फार्मूले में और वहां से ग्रेडियंट निकाल लूं और ग्रेडियंट को यूज करके ऐसे इक्वेशन ऑफ द लाइन तो पता चलेगी कौन सी, उस लाइन को कहेंगे क्या? अब्दुल मोइज ने ठीक बोला है सर, उसको कहेंगे इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट। वो तो आप टेंजेंट की इक्वेशन निकालेंगे। क्या इस वक्त मैंने टेंजेंट की इक्वेशन निकालनी? नहीं सर, इस वक्त हमने इक्वेशन ऑफ द कर्व निकालनी है, पूरी की पूरी कर्व की इक्वेशन खुद निकालनी है। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द कर्व। व्हाट इज कर्व? कर्व इज y इज इक्वल टू f of x। कर्व क्या है? कर्व इज y इज इक्वल टू f of x। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? y इज इक्वल टू f of x की इक्वेशन निकालनी है। उसके लिए क्या करना पड़ेगा? देखिए दो बातें आपको बताता चलूं। ये जो आपके पास dy by dx है, मुझे आप एक बात बताएं, जब आप y को डिफरेंशिएट करते थे तो क्या पता चलता था? dy by dx। अगर आप dy by dx को इंटीग्रेट करोगे तो क्या पता चलेगा? बताएंगे प्लीज। y को अगर डिफरेंशिएट करो विद रिस्पेक्ट टू x तो dy over dx पता चलता था। अगर हम क्या कर लें, हाँ इंटीग्रेट कर लें, क्या होगा जी? स्टेप नंबर वन सुनिए, स्टेप नंबर वन क्या होगा? स्टेप नंबर वन ये होगा, इंटीग्रेट व्हाट? dy by dx विद रिस्पेक्ट टू x। इंटीग्रेट करें क्या? dy by dx विद रिस्पेक्ट टू x। तो इंटीग्रेट करें dy by dx विद रिस्पेक्ट टू x, dx तो dx के साथ कटेगा, इंटीग्रल डिफरेंशियल के साथ कटेगा, तो क्या बचेगा आपके पास? आपके पास y की इक्वेशन आ जाएगी। क्या आ जाएगा भाई? आपके पास y की इक्वेशन आ जाएगी। लेकिन उसमें एक मसला होगा, उसमें एक c भी आ जाएगा। क्या आ जाएगा? उसमें एक c आ जाएगा। y तो आएगा ही आएगा, लेकिन अल्टीमेटली आपके पास एक c भी आ जाएगा। इक्वेशन ऑफ y तो आएगी
लेकिन जब इक्वेशन ऑफ y आएगी इंटीग्रेट करते हो तो c भी आएगा। तो c को निकालने के लिए क्या करें, पुट द कोऑर्डिनेट्स, ये वाले पॉइंट्स, पुट द कोऑर्डिनेट्स of the given point, put the coordinates of the given point into the equation of y to get the value of c, to get the value of c। जी भाई, क्या सीन चल रहा है, गौर से मेरी बात सुनिए, क्या सीन चल रहा है, गौर से मेरी बात सुनिए। क्या करना है भैया, हमने ये करना है सर कि हमारे पास जो dy by dx गिवन क्या है, हमने कहा कि व्हाट इज गिवन, गिवन इज dy by dx। y को डिफरेंशिएट करते हैं तो dy by dx बनता है, dy over dx के फॉर्मूले को इंटीग्रेट कर देंगे तो y बन जाएगा। इंटीग्रेट dy by dx विद रिस्पेक्ट टू x, ये देखिए इंटीग्रेट dy by dx विद रिस्पेक्ट टू x, तो x मैंने काट दिया। एक सेकंड रख कर बताता हूँ, ये वाला dx जो है ना, इस dx के साथ काटें, फिर जो क्या कहते हैं ये वाला जो इंटीग्रल है ये इस डिफरेंशियल के साथ काटें, पीछे y बचेगा और एंड पे एक c भी आ जाएगा। अब c का जो फटा है, c का फटा यहाँ से रिजॉल्व होता है कि जो आपको उसने पॉइंट दिया है, जो उसने पुट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द गिवन पॉइंट इनटू द इक्वेशन ऑफ y टू गेट द वैल्यू ऑफ c, गेट द वैल्यू ऑफ c। इसमें कोई प्रॉब्लम है? इसमें अगर किसी को प्रॉब्लम है तो प्लीज हाथ खड़ा करेंगे। फॉर एग्जाम्पल मैं प्रॉपर एक सवाल बनाता हूं, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द कर्व, find the equation of the curve which passes through the point of the curve which passes through the point A, that is 2,3, and find the equation of the curve which passes through the point this, and its dy over dx is equals to क्या, it is equals to 6x square minus 5x। हाँ जी, करें जरा जल्दी से, 2 मिनट हैं आपके पास, जल्दी से उसको करेंगे। dy by dx को इंटीग्रेट करके इक्वेशन निकालें, फिर उसमें वैल्यू पुट करके, पॉइंट पुट करके, if we differentiate an integral we would also then get f of x। जी बिल्कुल ऐसे ही है, we would also get f of x। पता नहीं क्या लिखा आपने, if we differentiate, हाँ ठीक है ऐसे ही है, ऐसे ही सही कह रहे हैं। खैर जो मैंने किया हुआ, प्लीज इस सवाल को सॉल्व करें यार जल्दी से, 2 मिनट है आप लोगों के पास। सिर्फ 2 लोगों ने किया अभी तक क्या? सिर्फ 2 लोगों ने किया बेटो। नहीं, मुझे सिर्फ सी का जवाब थोड़ी ना चाहिए, मुझे पूरी इक्वेशन चाहिए यार। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द कर्व, क्या चाहिए भाई? इक्वेशन ऑफ द कर्व चाहिए। पहले आपने इंटीग्रेट किया होगा, पहले जब आपने इसको इंटीग्रेट dy by dx विद रिस्पेक्ट टू x किया होगा, क्या आया होगा? 6x क्यूब ओवर 3 माइनस 5x स्क्वायर ओवर 2 प्लस क्या, प्लस c। ऐसे ही ये बनता है, ये ऐसे काट दो, y इज इक्वल टू 2x क्यूब माइनस 5/2, आगे क्या, x का स्क्वायर प्लस c, और c निकालने के लिए आपने क्या किया होगा, आपने 2/3 को पुट किया होगा। कैसे? y इज इक्वल टू, y की जगह क्या पुट किए 3, x की जगह पुट क्या किया 2 का क्यूब माइनस 5/2 इंटू एक्स की जगह क्या 2 का स्क्वायर प्लस c का जवाब क्या है भाई -3। ओके हाँ जी, तो फाइनल जवाब क्या है? इसका मतलब फाइनल जवाब सर क्या हुआ? फाइनल जवाब बनता है y इज इक्वल टू 2x क्यूब माइनस 5/2 x का स्क्वायर -3।
ये लो भाई। सो हमारा जो बुनियादी कॉन्सेप्ट है वो क्या है? बुनियादी कॉन्सेप्ट हमारा सिंपल सा है कि सर अगर हमें क्या गिवन हो, जैसे ओ लेवल्स में अगर हमें लाइन का, सीधी लाइन का ग्रेडियंट पता होता, सीधी लाइन का अगर हमें ग्रेडियंट पता होता और हमें उसका एक पॉइंट पता होता तो हम उसकी इक्वेशन ऑफ द सीधी लाइन निकाल लेते, हम इक्वेशन ऑफ द सीधी लाइन निकाल लेते। अभी हमें क्या पता है? अभी हमें इक्वेशन ऑफ द कर्व पता है, मतलब इक्वेशन ऑफ द कर्व हमने निकालनी है, तो उसके लिए ग्रेडियंट और एक पॉइंट नहीं चाहिए, पूरे का पूरा dy बाई डी एक्स और एक पॉइंट चाहिए। dy बाई डी एक्स के अंदर x की वैल्यू नहीं पुट करनी, x की वैल्यू पुट करने से तो हमें ग्रेडियंट ऑफ द टेंजेंट पता चल जाएगा। तो अगर हमने y माइनस वाई वन इज इक्वल टू एम इंटू एक्स माइनस एक्स वन किया तो हमें इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट पता चल जाएगी, बल्कि हमें इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट नहीं, हमें इक्वेशन ऑफ द कर्व चाहिए। तो इक्वेशन ऑफ द कर्व के लिए क्या करना पड़ता है सर जी? इक्वेशन ऑफ द कर्व के लिए पहले हमें डिफरेंशिएशन करनी पड़ती है, डिफरेंशिएशन का जो फंक्शन होता है dy बाई जो dx होता है उसको इंटीग्रेशन करनी पड़ती है। फिर उसमें c में आगे हम फंस जाते हैं, तो c कहाँ से आता है? सब जो पॉइंट गिवन होता है उस पॉइंट को पुट करते हैं तो c निकल आता। कोई सवाल है? अब वो कोई भी इक्वेशन कुछ भी होगा, आई होप आप उसको कैरी कर लेंगे। आगे चलूं बेटा, किसी के पास इस पहले एप्लीकेशन को लेकर कोई सवाल है कि सर डी वाई बाई डी एक्स को इंटीग्रेट करें तो y आ जाएगा, फिर एक c भी आएगा, तो c निकालने के लिए हमें ये काम करना पड़ेगा। नो प्रॉब्लम्स, ओके। अगले वाले फिर पेज पे चलते हैं और मैं एप्लीकेशन नंबर 2 की आपसे बात करता हूं, जो हमारे लिए इस वक्त सबसे ही ज्यादा जरूरी एप्लीकेशन है, सबसे ज्यादा जरूरी एप्लीकेशन है। सुनो भाई, application number 2. What is application number 2? Application number 2 is basically बेटा what, जैसे आपने कहा था कि सर डिफरेंशिएशन से ग्राफ का ग्रेडियंट पता चलता है। लेट मी टेल यू, इंटीग्रेशन से ग्राफ के अंडर का एरिया पता चलता है। क्या चीज निकालनी है जी? एरिया अंडर द ग्राफ, एरिया अंडर द कर्व ऑन द ग्राफ। लो जी, जैसे डिफरेंशिएशन से हमें ग्रेडियंट पता चलता था, उस तरह जो इंटीग्रेशन है, इस इंटीग्रेशन से हमें क्या पता चलेगा भाईजान? इंटीग्रेशन से मिसाल के तौर पर ये y एक्सिस है, ये x एक्सिस है, और हमारे पास अगर कोई कर्व है और कर्व पे मिसाल के तौर पे एक आधा पॉइंट ये है और एक आधा पॉइंट ये है, तो लेट मी टेल यू वन थिंग, मिसाल के तौर पे ये कोई लोअर लिमिट a है और मिसाल के तौर पे ये वाली कोई अपर लिमिट b है और ये कोई y इज इक्वल टू f ऑफ x है और आपने ये वाला एरिया निकालना है, तो बेटा याद रखिए दिस एरिया इज इक्वल टू क्या? इस y इज इक्वल टू f ऑफ x को क्या करना है? इस y इज इक्वल टू f ऑफ x को इंटीग्रेट करना है विद रिस्पेक्ट टू क्या? विद रिस्पेक्ट टू dx। इसमें फिर लोअर लिमिट पुट करनी है a और इसमें अपर लिमिट पुट करनी है b। ये जो एरिया अंडर द कर्व है, गौर से मेरी बात सुनिए, एरिया अंडर द कर्व हमें कहाँ से पता चलता है? इंटीग्रेशन से पता चलता है। और इंटीग्रेशन हम कैसे करेंगे? इंटीग्रेशन से कैसे पता चलता है? देखिए ना, y और x आपस में एक तरह से क्या होना, अगर आप थोड़ी देर के लिए इस इंटीग्रल को और थोड़ी देर के लिए इस d फॉर डिफरेंशियल को इग्नोर करें, तो बताइए y और x आपस में क्या हो रहे हैं? डिवाइड हो रहे हैं कि मल्टीप्लाई हो रहे हैं? y और x एक तरीके से आपस में आमने सामने हम मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो जब हम dy बाई डी एक्स करते थे तब हम क्या कहते थे? यार d को थोड़ी देर के लिए इग्नोर करो तो y और x क्या हो रहे हैं? डिवाइड हो रहे हैं। तब हम कहते थे देखो डिवाइड हो रहे हैं तो रेट है, रेट है या रेशो है, या रेट है, रेशो है या ग्रेडियंट है। यहाँ पे हम कह रहे हैं एक तरीके से क्या हो रहा है? एक तरीके से मल्टीप्लाई हो रहा है। इंटीग्रल और डिफरेंशियल को इग्नोर करो, y और x मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो दो डायमेंशंस जब मल्टीप्लाई होती हैं तो हमें क्या बताती हैं? हमें वो एरिया अंडर द कर्व बताती हैं। हाँ, इसके साथ थोड़ी सी और बात भी है, थोड़ी सी और कहानी भी है
कि एरिया जो है वो किसके बराबर है, इंटीग्रेशन के बराबर है, इंटीग्रेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स डी ऑफ एक्स फ्रॉम द लिमिट ए टू बी, ए इज द लोअर लिमिट, बी इज द अपर लिमिट। अब अगर मैं कहूं कि इसका जवाब आता है आई ऑफ एक्स, अब इस आई ऑफ मतलब इंटीग्रेट कर लूं, इंटीग्रेट करने के बाद अगर मैं कहूं जो इसमें आई ऑफ एक्स जवाब आ गया, तो अब करूंगा क्या, ए इज नोन एज लोअर लिमिट and b is known as upper limit। ठीक हो गया, पहले अपर लिमिट पुट करें इसके अंदर आई ऑफ बी अपर लिमिट पुट करें, फिर माइनस कर दें आई ऑफ ए लोअर लिमिट पुट कर लें, तो आपको एरिया की वैल्यू पता चल जाएगी। भाई दिस इज हाउ आपको एरिया की वैल्यू पता चल जाएगी। हम कहते हैं एरिया निकालने के लिए हमें इंटीग्रेट करना पड़ेगा, इंटीग्रेट कर लिया जी। व्हाट डज द आई रिप्रेजेंट, बेटा जी आई रिप्रेजेंट्स द इंटीग्रेटेड फॉर्म। एफ ऑफ एक्स होता है एफ ऑफ एक्स फंक्शन ऑफ एक्स, आई ऑफ एक्स होता है इंटीग्रेटेड फंक्शन ऑफ एक्स। इंटीग्रेट जब कर लेते हैं, इंटीग्रेट जब उसको कर लेते हैं तो उसको वो क्या कहते हैं, आई ऑफ एक्स कहते हैं। अब वो जो एफ ऑफ एक्स देखें, एफ ऑफ एक्स में पुट करोगे वैल्यू को, एफ ऑफ एक्स में अगर आप ए पुट करते हो तो आपको y का जवाब आ जाता है। एफ ऑफ एक्स में अगर आप b पुट करोगे, देखें तो ना एफ एक्स में पुट करो जी a को, तो ये जवाब आ जाएगा। इसमें पुट करो जी, ये जवाब आ जाएगा। ठीक है, हमने किस में पुट करना है, हमने अपर लिमिट को लोअर लिमिट को किस में पुट करना है, हमने उसको f में नहीं पुट करना, हमने उसको i में पुट करना है। i में पुट करने का मतलब क्या, व्हाट इज दिस i। सर जब इंटीग्रेट हो जाएगा, इंटीग्रेटेड जो जवाब होगा, इंटीग्रेटेड जो फंक्शन होगा उसमें पुट करेंगे। अच्छा वैसे आपको एक बात बताऊं, इसको पता क्या कहते हैं, दिस सिचुएशन इज नोन एज डेफिनेट इंटीग्रल। क्या कहते हैं इसको, दिस इज नोन एज डेफिनेट इंटीग्रल। ये जो पूरा फॉर्मूला लिखा हुआ है दिस नोन एज डेफिनेट इंटीग्रल, इससे डेफिनेट वैल्यू पता चलती है, डेफिनेट इंटीग्रल। और एक आपको बात बताऊं, इसमें देयर इज नो सी, इसमें सी का कॉन्सेप्ट नहीं है। डेफिनेट इंटीग्रल में वी कैन इग्नोर सी। क्यों जी, कैसे कर सकता हूं इग्नोर, अगर मिसाल के तौर पर ये आपने इंटीग्रेट कर लिया है, ओके मान लेते हैं देयर इज दिस आई ऑफ एक्स जिसमें सी है, चलो थोड़ी देर के लिए मानते हैं सर सी है, थोड़ी देर के लिए मानते हैं सी है। पहले आप पुट करोगे उस पूरे फंक्शन में बी, तो वहां पे भी तो एक सी होगा। जब हमने सारा बी पुट कर लिया तो उसमें तो एक सी आएगा ना, आएगा सर। माइनस जब उसमें ए पुट करोगे तो उसमें भी तो एंड पे एक सी होगा, हाँ जी सर होगा। तो आई ऑफ बी प्लस सी माइनस आई ऑफ ए प्लस सी, यार ये सी सी कैंसिल नहीं हो जाएंगे हैं। मुझे एक बात बताएं, अगर सी है भी, अगर सी है भी तो पहले उस पूरे फंक्शन में बी पुट करो तो एक प्लस सी आ जाएगा, फिर माइनस करने के बाद उस पूरे फंक्शन में ए पुट करो तो माइनस सी आ जाएगा। प्लस सी माइनस सी कट नहीं जाएंगे, है नहीं। इग्नोर सी, कैंसिल सी, नो सी, सी इज कैंसल्ड, सी इज कैंसल्ड, सो वी कैन इग्नोर सी और देयर इज नो सी। क्या लिखें जी, लिखें since c is cancelled, so there is no c in definite integral। किसमें, जब लिमिट्स पुट करते हैं, जब आप याद रखिएगा बेटा, जब आप लिमिट्स पुट करते हैं तो उसको आप क्या बोलते हैं, जब आप लिमिट्स पुट कर लेते हैं उसको कहते हैं डेफिनेट इंटीग्रल कहते हैं। क्या कहते हैं जनाब, डेफिनेट इंटीग्रल कहते हैं। ओके, एक काम करता हूँ, सवाल है जी, सवाल क्या है हमारे पास, फाइंड द एरिया अंडर द कर्व y is equal to under root x from x is equal to 1 to
x इज इक्वल टू 4। जी भाई, x इज इक्वल टू 1 से x इज इक्वल टू 4 तक। मैं आपको इसका सवाल में जो इसका ग्राफ गिवन है वो भी बता देता हूँ। दिस इज x एक्सिस, दिस इज y एक्सिस, ये कर्व है जी आपके पास y इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ x। x इज इक्वल टू 1 है यहाँ पर, फिर 4 है जी यहाँ पर। ये वाला एरिया निकालना जी आपने। अब ये तो कर्व है, अगर ये कर्व है बेटा, अगर ये कर्व है तो कर्व के ऊपर कोई मेंसुरेशन का फॉर्मूला तो अप्लाई नहीं होता ना। कर्व के ऊपर कोई मेंसुरेशन का फॉर्मूला तो अप्लाई नहीं होता ना। कर्व के ऊपर क्या अप्लाई होता है सर जी? कर्व के ऊपर जो है वो क्या बोलते हैं हम, इंटीग्रेशन ही अप्लाई होगी, इंटीग्रेशन ही अप्लाई होगी। क्या लिखा है? फाइंड द एरिया अंडर द कर्व दिस फ्रॉम x इज इक्वल टू 1 टू x इज इक्वल टू 4। अच्छा जी, करो जी। इसको लिखूं कैसे? दिस a फॉर एरिया, दिस एरिया इज इक्वल टू इंटीग्रेशन कहां से कहां तक, 1 से 4 तक, किसकी? y dx। ना इंटीग्रेशन करनी है 1 से लेकर 4 तक, y है कौन? इट इज अंडर रूट x dx। मतलब इंटीग्रेशन करनी है 1 से लेकर 4 तक, किसकी? x क्या है? 1/2 dx। अच्छा क्या करूं, करें क्या? हाँ, फिजिक्स के ग्राफ में यूज कर सकते हैं, लेकिन वहां पे आपको इंटीग्रेशन थोड़ी ना पता होगी, वहां पे आपको फिजिक्स के ग्राफ की इक्वेशन थोड़ी ना पता होगी। ये मैथ्स में यूज होता है, यस। मैकेनिक्स में अगर आपको ग्राफ की इक्वेशन पता है और आपने डिस्टेंस टाइम ग्राफ का एरिया निकालना है या डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ में एरिया निकालना है, हाँ वहां पे हो सकता है, बिल्कुल। ये मैं आपकी एप्लीकेशन कराऊंगा आपको, डोंट वरी। तो y dx अंडर रूट x dx, x की पावर 1/2 dx क्या होगी इसकी इंटीग्रेशन? x की पावर 1/2 प्लस 1 होल डिवाइड बाय 1/2 प्लस 1, यूं लिखकर, ठीक है जी। लिमिट्स आर 1 to 4, यूं लिखते हैं। यूं लिखने के बाद लिखे लिमिट्स आर 1 to 4। अच्छा, मैंने सी, याद रखिए मैंने सी नहीं लिखा, याद रखिएगा, इसको गौर कीजिएगा, मैंने सी नहीं लिखा। क्या बनता है ये? x की पावर 3/2 ओवर 3/2, लिमिट्स आर 1 to 4। अगर यहां मैंने दोबारा बता देता हूं, अगर सी होता भी तो एक दफा 4 पुट करते हुए सी आता, फिर एक दफा 1 पुट करते हुए सी आता, एक प्लस होता है एक माइनस होता है, कैंसिल होते हैं। अब क्या करें? पहले इसमें 4 पुट करें, 4 की पावर 3/2 होल डिवाइड बाय 3/2, ये पहला सीन आ गया माइनस। अब लोअर लिमिट पुट करें, 1 की पावर 3/2 होल डिवाइड बाय 3/2। लो जी, इधर भी अगर प्लस सी होता, उधर भी एक प्लस सी होता, तो सी और सी आपस में क्या हो जाता है बच्चों? अगर सी होता भी तो क्या हो जाता? सी अगर होता भी तो कैंसिल हो जाता। ये सारे को प्लीज कैलकुलेटर में पुट करिए, मुझे जवाब बता दीजिए। ये सारे को एज इट इज कैलकुलेटर में प्लेस कीजिए, मुझे जवाब बता दीजिए। द आंसर वुड बी 14/3 यूनिट्स स्क्वायर, 14/3 यूनिट स्क्वायर, 14/3 यूनिट स्क्वायर। जी, कोई मसला है भाई? किसी को मसला है? नो? श्योर? देख लें भैया, अगर तो किसी को परेशानी है तो प्लीज हाथ खड़ा करेंगे। नहीं? चलें जी, यहां से थोड़ा सा फिर आगे चलते हैं, यहां से थोड़ा सा आगे चलते हैं जी। यहां से आगे चलने के लिए, यहां से आगे चलने के लिए क्या करेंगे भाई? यहां से आई थिंक यार 2 एप्लीकेशंस काफी हैं आज के लिए। आज के लिए मैथ्स की 2 एप्लीकेशंस काफी हैं जी। तो बच्चों क्या ख्याल है? मैं वैसे सर कल सर काशिफ को कहूंगा, वैसे उन्होंने आज M1 में क्या पढ़ा है? सर काशिफ ने आज M1 में क्या पढ़ा है जी बच्चों? प्लीज बताएंगे आज आपने M1 में क्या पढ़ा? पेपर खत्म हुआ या अभी भी रहता है? कंटिन्यू टू द पास्ट पेपर, 2 क्वेश्चंस ऑफ मई जून 2022, मतलब अभी तक 2 सवाल रहते हैं, अभी भी रहता है। चलो, उसमें ये डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन वाला सवाल हो गया, उसमें डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन वाला जो सवाल था वो हुआ, वो किया नहीं? चलो, जब वो उस डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन के सवाल को कर रहे होंगे तो वहां पर
एक एप्लीकेशन है इस इंटीग्रेशन, जैसे डिफरेंशिएशन से आपने कुछ थोड़ा बहुत मैकेनिक्स सीखा है, एग्जैक्टली उसी तरह का इंटीग्रेशन से भी आप थोड़ा बहुत मैकेनिक्स सीखेंगे, इंटीग्रेशन से भी आप थोड़ा बहुत मैकेनिक्स सीखेंगे। तो कल एक एप्लीकेशन तो जो मैकेनिक्स से रिलेटेड है, डिस्टेंस टाइम ग्राफ का जो एरिया है या वेलोसिटी टाइम ग्राफ का जो एरिया है या